जो दंगाई हैं वो अपने लिबास से पहचाने जा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया और आप तकलीफ पहुंचा रहे जानबूझ करके क्या है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है दीन इस्लाम को फैलाना। किसी देवी देवता के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई हो तो ये अदालत फैसला करेगी कि मुजरिम है या नहीं। अभी जो कुछ हो रहा है बगैर जुर्म तो तानाशाही है। एक तबका है जो एक तरफ मुसलमानों को मारता है। आप सियासत में लीडरशिप मत कीजिए, आप जर्नलिज्म में अपना नजारा मत कायम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट की खास पेशकश गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मुस्लिम जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम शम्स तबरेज कासमी हमारे साथ मौजूद है। हम उनके ऑफिस में हैं और अभी जो पूरा सानहा हुआ है, जो पूरा मामला हुआ है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कानपुर में वायलेंस हुआ, शिद्दत हुई और आपने एक ट्वीट किया था जिसके वजह से आपके ऊपर जो है कानपुर दिल्ली यूपी जो पुलिस है उसने आपके ऊपर FIR किया है जिसमें 3 धाराएं लगाई गई हैं। उसके बारे में बताइए कि वो पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और मेरे नेक ख्वाहिशात थे मिल्ली डाइजेस्ट के साथ। कानपुर में जो कुछ हुआ था पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वायलेंस की पूरी जिम्मेदारी या तशद्दुद की पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी गई। नेशनल मीडिया में, ट्विटर पर, हर जगह दिखाया जा रहा था कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं, मुसलमान मार रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए मैंने 2 वीडियोस पोस्ट की। वो वीडियो वो थी जिसमें दूसरे तरफ के लोग, दूसरे पक्ष के लोग पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी और लगातार ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने पथराव कर दिया। जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और इल्जाम लगाया कि हमेशा मुसलमान पत्थर फेंकते। तो मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे, वहां पर दूसरे पक्ष के लोग पत्थर फेंक रहे हैं और मैंने तकरीबन 3 ट्वीट किया। उसमें से एक में तो नॉर्मल न्यूज की बात थी कि दोनों तरफ से तनाव हुआ है। 2 में मैंने सवाल किया कि दूसरे पक्ष के लोग भी पत्थर फेंकते हुए देखे जा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक और मैंने ट्वीट देखा, वो भी कल यहाँ पर थे बीपी न्यूज के एंकर, उसने एक फोटो शेयर किया हुआ था, उसमें बहुत जूम करके कुर्ता पाजामा और टोपी वाले लोगों को उसने हाईलाइट किया और फोटो डाल दिया कि जो दंगाई हैं वो अपने लिबास से पहचाने जा सकते हैं। तो मैंने उसी काउंटर में उसको टैग किया और एक दूसरा मैंने वीडियो ट्वीट कर कहा ये लोग भी पत्थर फेंक रहे हैं जो गुंडे हैं, क्या इनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, क्या नजर नहीं आ रहा। तो ये वजह थी। अब इसमें जो वीडियोस है वो ओरिजिनल है। अब इसी वीडियो की बुनियाद पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुझे पुलिस की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता फोन नहीं आया, लेकिन मुझे वहां से लोगों ने बताया जो वहां रहते हैं या पुलिस में जाते हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्होंने FIR की कॉपी भेजी तो उसमें 8 लोगों का नाम है और उसमें सबका ट्विटर हैंडल मेंशन है, उसमें मेरा भी मेंशन और मेरे ट्विटर हैंडल की वजह से ही लोगों ने मुझे पहचाना कि मिल्लत टाइम्स वाले शम्स तबरेज कासमी है। और उसके बाद फिर न्यूज में भी बातें आई कि लोगों ने ट्वीट भी कर रखा था मुझसे पहले भी, यानी मेरी जानकारी से पहले भी। तो ये पूरा मामला है, मेरे खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया है, पता नहीं सॉरी मेरे खिलाफ उन्होंने केस किया है। अब केस करने का मकसद क्या, जो वीडियोस है वो ओरिजिनल है और अभी भी ट्विटर पर मौजूद है, मैंने उसे हटाने क्योंकि वो हर हकीकत पर मबनी है, वही की वीडियो है और वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड करदा भी नहीं क्योंकि उन दिनों मैं दिल्ली में था, यहीं बैठा हुआ था। वहां से जो वीडियो ट्विटर पर आई और भी लोगों ने डाला हुआ है, उसको भी मैंने डाला। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया उसमें और मैंने सवाल पूछा। अब मकसद क्या है पुलिस का, शायद पुलिस डराना चाहती हो, पुलिस ये चाहती हो कि लोग सच बोलना छोड़ दे, क्योंकि उसमें एक तरफा नैरेटिव चल रहा था कि मुसलमान दंगाई है, मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं और दूसरे लोग बेकसूर हैं और सिर्फ मार खा रहे हैं। लेकिन उस वीडियो ने साबित किया कि दूसरे लोगों ने भी पत्थर फेंका था, दूसरे लोगों ने भी मुसलमानों पर अटैक किया था और पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस ने रोकने का काम नहीं किया। तो इस सच को उजागर होने से, इस सच को सामने आने से पुलिस रोकना चाह रही और इसलिए उसने मेरे खिलाफ FIR किया है। लेकिन सच छुप नहीं सकता है, FIR से हम लोग डर नहीं सकते क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है ईमानदारी के साथ काम करना, सच दिखाना और हमने दिखाया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने बस जो है आईना दिखाने की कोशिश की और उसकी वजह से हमें जो है परेशान किया जा रहा है। एक और सवाल, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले त्रिपुरा का मामला हुआ था, वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्टों को UAPA लगाया गया, एक तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की गई। तो ऐसा वक्त है कि जब जो है जर्नलिस्टों को, एक्टिविस्टों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है और आपका उर्दू नाम है, तो ये कितना फैक्टर बनता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, उर्दू नाम वाले को भी परेशान किया जाता है, सभी को, बल्कि जो लोग भी सच बोलते हैं उनको परेशान किया जाता है। फर्क कई मरतबा क्या होता है कि कहीं पर कोई मुसलमान या कोई उर्दू काम वाला करता है तो सीधे उन पर संगीन धाराएं लगा दी जाती है, बगैर वजह के भी केस दर्ज किया जाता है। लोग मुझसे पूछ रहे थे आजकल कि किस बुनियाद पर आपके खिलाफ केस किया, आपका जो ट्वीट है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे ट्वीट को देखिए तो कोई भी, आपने कहा कि बस मैं मुसलमान हूं,
तो मैंने कहा कि आज, मैंने ये नहीं कहा मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आज जो सिस्टम चल रहा है या आज की जो हुकूमत है, वो अगर किसी को जेल में बंद करना चाहती है, किसी को खामोश कराना चाहती है, तो उसके लिए उसके नजदीक कोई वजह की जरूरत नहीं है। बगैर किसी वजह के भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। मेरा तो कुछ भी मामला नहीं है। आप सिद्दीक कपन को देखिए, वो हाथरस जा रहे थे, रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यूएपी लगा दिया गया और 2 साल से वो जेल में बंद है। क्या कसूर था उनका? तो अगर सरकार या पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है, आपको जेल में भेजना चाहती है, तो उसके लिए उनके नजदीक किसी वजह की जरूरत नहीं है, आप यूं ही जेल भेजे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये और बात है कि जरा हट करके है, मगर फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है मेहनत कर रहे हैं 2016 में मिलेट डाइजेस्ट 18 जनवरी को इसका जो है मिलेट टाइम्स का इसको आपने जो है एस्टैब्लिश किया, उसके बाद से काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा अचीवमेंट है कि आपके काम से लोग वाकई जो है आपका मतलब इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, इसीलिए आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मीडिया का काम ऐसा है कि मीडिया अपना काम कर रही है नहीं कर रही, इसका जो फैसला है वो जो व्यूवर्स होते हैं, जो नाजरीन होते हैं, वो सामीन मतलब वो करते हैं। अखबार के रीडर्स से पता चलता है कि अखबार किस मेयार का है। तो ये आप लोग बताएंगे, जो हमारे नाजरीन है, जो व्यूवर्स ऑडियंस है, उनकी नजर में मिले टाइम्स की क्या हमें, अगर ये चीजें जो आती है, जो फीडबैक आता है, जो कमेंट्स आता है, जो पब्लिक का रिएक्शन आता है, तो उससे लगता है कि चीजें हमारी पहुंच रही, जो हमारा मकसद है कि हम आवाज को सरकार तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, अगर उन तक हमारी चीजें पहुंच रही है, अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मिलर टाइम्स को नोटिस आती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मकसद है, मीडिया का मकसद क्या होता है, जुल्म के जो न्यूज है उसको पहुंचाना, जो हकीकत है उसको दूसरों तक मतलब शेयर करना, खबरें बनाना, तस्वीर के सही रुख को पेश करना, और तस्वीर का जब सही रुख हम पेश करते हैं और जब उधर से रिएक्शन आता है, नोटिस आती है, एफआईआर होता है, तो इसका मतलब है बात हमारी वहां तक पहुंच गई है। अब उनका काम है या तो उसके मुताबिक वो कार्रवाई करें या फिर वो मुझे ही दबाने की कोशिश करें, लेकिन जो मकसद है उसमें लगता है कामयाबी मिल रही है। एक चीज और ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कानपुर में पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया जाता है, काफी सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई है, काफी सारे जो है संगीन उनके ऊपर धाराएं लगाई गई है। एक चीज, चूंकि मैंने ये चीजें देखी है, मेरे सर्किल में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तो वो रो रहे थे। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप माशाल्लाह कासमी भी हैं, यानी दारुल से आपकी फरागत है, आप आलिम हैं, आप मुझे बताइए कि एक मुसलमान के लिए प्यारे नबी की शान में जो गुस्ताखी होती है वो कितना इम्पैक्ट करता है, कितना इमोशनल वो लम्हा है? देखिए, मुसलमानों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी है वो कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं समझी गई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे प्रोफेट है, हमारे नबी है, और उनकी जो ज़ाते अक़दस है वो आला अरफा है। तो जब भी उनकी शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी हो, मुसलमानों के लिए बर्दाश्त नहीं है, हर दौर में। अच्छा, कई मरतबा लोग ना इसको गलत अंदाज में पेश करते हैं। कल भी मैंने ट्वीट भी किया, वो कृष्ण आचार्य प्रमोद कृष्ण है, वो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमत वाले थे, रहमत माफ कर देते थे। यार एक छोटी सी चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, आप यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। इस हवाले से ना एक हदीस कोट की जाती है कि एक बूढ़ी औरत थी कचाप, इसका आज तक कोई रेफरेंस ही नहीं मिला। मैंने 2 महीना कोशिश की कि इसका रेफरेंस मिल जाए, ये झूठी हदीस तारीफ में पकड़ा जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो हदीस सही भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी तरफ से माफ करना एक अलग मामला है। सही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त किसी ने तकलीफ पहुंचाई, और एक अजीम इंसान की खूब यही होती है कि उसको माफ कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, लेकिन आपकी समझ से तकलीफ पहुंच रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वालों को, और आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं जानबूझ करके। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो नहीं माफ कर सकते, उनके फॉलोअर्स के जज्बात को आपने ठेस पहुंचाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक था कि उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि आपने उनके जात को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन आप जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं हुजूर को नहीं, हुजूर के मानने वालों को, उनके फॉलोअर्स को, और जानबूझ करके नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उनके उम्मती का मसला है, तो उम्मती कैसे माफ करेगी? इसलिए जो लोग कहीं भी किसी भी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुसलमानों ने हर कुछ बर्दाश्त किया है, सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तारीख है, एक मुसलमान शराबी होता है, नमाज से दूर होता है, बहुत सारे गुनाहों का मुर्तकिब होता है, लेकिन जब बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो वो अपनी जान, अपना तन धन हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। यही मोहब्बत की दलील होती है। अच्छा, इसी हवाले से एक और चीज मैं चाहूंगा कि आप क्लियर करते हैं, जैसे कि सूरह अनाम की आयत भी है 108 नंबर, वाला तसुब्बुल लज़ीना यदूना, जिसमें है कि आप जो है किसी के खुदाओं को, किसी के मजहब को बुरा भला ना कहें। तो एक चीज देखी जाती है, या फिर नावाकिफियत की वजह से, लाइल्मी की वजह से लोग दूसरे के खुदाओं को भी मजाक बनाते हैं। तो कुरान में इस हवाले से जो चीजें हैं वो व्यूअर्स के लिए आप बताते हैं।
बिल्कुल कुरान ने सख्ती से मना किया है कि आप किसी के भी माबूद को, भगवान को, खुदा को बुरा भला ना कहें, क्योंकि आप उनके खुदा को बुरा भला कहेंगे तो उसके रिएक्शन में वो हमारे परवरदिगार को, अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे जो हकीकी खुदा है। इसलिए नहीं कहना चाहिए। कुरान की एक और सूरत है सूरतुल काफिरून, जो सबरों पे आते साफ तौर पर कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए उनका दिन है, हमारे लिए हमारा दिन है। एक और आयत है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है दीन इस्लाम को फैलाना, लेकिन हमें उसकी तबलीग करनी है अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से। मतलब पूरे जिंदगी का एक कहा जाता है कि एक मुसलमान का की जिंदगी का हर अमल एक तबलीग होना चाहिए, दूसरों को मुतासिर करे, लेकिन हमें दूसरों को मजबूर नहीं करना है, दूसरों के भगवान को, उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना, और कभी नहीं पहुंचाया है। जो इस्लामी तारीख रही है, जो खिलाफत राशिदा की, हुजूर के जमाने की, तो बाज़ाब्ता जो गैर मुस्लिम थे उनको सारे हुकूक तय किए गए, उनकी सारी जिम्मेदारियां तय की गई है। और खुद वाक़या है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी और एक मुसलमान फैसला लेकर के आते हैं। मुसलमान एक हक पर नहीं होता है, यहूदी हक पर होता है, लेकिन उस मुसलमान को लगता है कि मेरे मुसलमान होने की वजह से हजरत उमर मेरे हक में फैसला कर देंगे। चुनांचे शख्स पहले हुजूर के यहाँ जाता है, वहां से उसके हक में फैसला नहीं आता, फिर हजरत अबू बकर के पास आता है, वहां से हक में फैसला नहीं मिलता, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में आता है। और हजरत उमर पूछते हैं कि क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए? तो कहते मैं गया था, ये हुआ और मैं मुसलमान हूँ, मेरे हक में फैसला आना चाहिए। अल्लाह के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर के उसका सर कलम कर दिया और कहा जो अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और यहूदी था सामने वाला, तो यहूदी के हक में इंसाफ कायम किया। तो इस्लाम ने हमेशा इंसाफ कायम किया है। और एक जुमला है, लोग कहते हैं कि इंसानियत में इस्लाम है, तो इस्लाम में इंसानियत है। इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है, इस्लाम अमन आश्ते का दर्ज देता है। इस्लाम ये सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलो, किसी के धर्म को बुरा। अब देखिए नबी में एक जगह पढ़ रहा था, दुनिया भर में अब देखिए कभी डेनमार्क में, कभी फ्रांस में, कभी कहीं और जगहों पर इस्लाम के खिलाफ ज़हर-ए-अफ़शानी की जाती है, ये कुरान को जलाया जाता है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी लगातार ये मामला हो रहा है। हिंदुस्तान में तो बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन ये पहला मामला है जो एक आलमी इशू बन गया है। जैसे डेनमार्क का कार्टून वाला मसला था या कुरान जलाने का मसला था, एक आलमी इशू बन गया है। आपने कभी सुना कि सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, पाकिस्तान में, तुर्की में किसी देवी देवता के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई हो, किसी देवी देवता की कोई तस्वीर जलाई गई हो, किसी ने गुस्ताखी की हो? और ऐसा कहीं होता भी नहीं। पाकिस्तान में कभी कभी एक दो इंडिविजुअल मामला आता है तो वहाँ की सरकार फौरन एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, वहाँ के लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं, यानी जो हुकूमत इक़दाम लेती है उसके खिलाफ लोग होते हैं। तो ये पूरी तारीख है। एक और चीज कानपुर के हवाले से पूछना चाहूंगा, एज ए जर्नलिस्ट नहीं, आपको एज एन एनालाइजर के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शहर काजी है उन्होंने ये बात कही कि अगर बुलडोजर आएगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि जुल्म की हद हो गई, अब सर पे कफन बांध करके बाहर निकलेंगे। तो इस हवाले से पुलिस का जो एक्शन वहां पे चल रहा है, चूंकि आपका भी FIR में नाम है, तो पुलिस का जो एक्शन है वो कितना बायस और कितना तासुब से हट करके है? देखिए, बुलडोजर चलाना ही पुलिस के एक्शन में शामिल नहीं है। मुजरिम कौन है नहीं है ये तय अदालत करेगी। अभी हिंदुस्तान में अदालती निजाम है। कोर्ट, जब कोर्ट नहीं होगी, अदालत नहीं होगी, जब मुकम्मल तौर पर अमरीत आ जाएगी तब देखा जाएगा पुलिस क्या करती है। लेकिन जब तक अदालत है तो ये अदालत फैसला करेगी कि मुजरिम है या नहीं है। किसी को भी सजा जुर्म साबित होने के बाद दिया जाता है। अभी जो कुछ हो रहा है बगैर जुर्म के तो तानाशाही है। अभी कौन, पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, मान लीजिए पुलिस ने भी पोस्टर भी शाये किया कि लोग मुजरिम है, या मुसलमानों के एक तरफा तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब ये जिनके खिलाफ आपने FIR दर्ज किया है, जिनको आपने गिरफ्तार किया है, इनका जुर्म कोर्ट में साबित होगा। अगर कोर्ट कहती है इनका जुर्म पाया गया है, उनको आप बहस करने का मौका देते हैं, अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, उसके बाद पुलिस को हक है कि बुलडोजर चला दे, उनके जैसी चाहे कार्रवाई करे, लेकिन वो अदालत तय करेगी किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। अभी जो कुछ हो रहा है सिर्फ कानपुर का मसला नहीं, कानपुर से पहले खरगोन में हुआ, या उससे पहले गुजरात में हुआ, या करौली में हुआ, या करौली में तो खैर बुलडोजर नहीं चला था, या जहांगीरपुरी में हुआ। तो इन सब जगहों पर, या उत्तर प्रदेश में से पहले भी कई लोगों के साथ हुआ मामला, तो पुलिस अपनी तरफ से कर रही है, सरकार के आदेश पर कर रही है, तो सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है। और मुझे लगता है कि अदालत का और आईन का मजाक बनाया जा रहा है, और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता है, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत खतरनाक लम्हा है कि अगर आप इस तरीके से ज्यादती करेंगे तो ये कहीं दूसरा रूप न ले ले, इसका बहुत ज्यादा डर है। एक चीज आपसे मैं, चूंकि मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ इस चीज से, तो आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट हैं,
اور بھی بہت سارے مسلم ایکٹیوسٹ اور مسلم جرنلسٹ ہیں. ایک ایسا وقت ہے کہ صدیق کپن جب کسی رپورٹ کو کور کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اریسٹ کر کے UAPA لگا دیتے ہیں. تریپورہ میں 100 سے زیادہ لوگوں پہ UAPA لگا تھا. مسلمان نام ہونا اور پھر ایسے حالات میں کہ آپ کا مسلمان نام ہونا کافی ہے آپ کو جیل میں ڈال دینے کے لیے, کتنا مشکل ہے ہندوستان میں جرنلزم کرنا. دیکھیے ہندوستان میں مسلمان بن کر جرنلزم کرنا اور مسلمان بن کر کوئی ادارہ قائم کرنا بہت ٹف ہو گیا ہے. کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے لیے چیلنجز ہے, روکا جاتا ہے. کئی مرتبہ کئی لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے جو ایک طرف مسلمانوں کو مارتا ہے, اسی کمیونٹی کا دوسرا شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, تیسرا اسی کمیونٹی کا شخص آ کر کے مسلمانوں کے خلاف بولتا بھی, آواز بھی اٹھاتا ہے. مسلمانوں کو کہا جاتا ہے چپ چاپ بیٹھے رہو, آپ سیاست میں لیڈرشپ مت کیجیے, آپ جرنلزم میں اپنا ادارہ مت قائم کیجیے, آپ تعلیمی ادارے مت قائم کیجیے. یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے بانج بنا کر کے یا بے دست و پا بنا کر کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جرنلزم کی بات کیجیے تو آپ کو مسلمان جرنلسٹ تو کچھ مل بھی جائیں گے, لیکن ایسے ادارے جہاں پالیسی مسلمانوں کے ہاتھ میں آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا. آپ کو مسلمان چہرے ABP نیوز پر مل جائیں گے, مینسٹریم میڈیا کے سبھی چینلوں میں مل جائیں گے, انگریزی میں مل جائیں گے, جو بڑے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہاں بھی مل جائیں گے, لیکن وہاں پالیسی ان کی نہیں چلتی, پالیسی ان کی چلتی ہے. اور اگر کوئی مسلمان ایک انسٹیٹیوشن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے, ہر طرف سے پراٹے کیا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہ ہو, کیونکہ آپ انسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پالیسی ہے. آج کی تاریخ میں الجزیرہ مان لیجیے عالم عرب میں اگر اتنا بڑا ہنگامہ برپا ہے اس میں بالکل تو اس میں آپ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا الجزیرہ کو. سب سے پہلے کہ الجزیرہ نے یہاں کے حالات کی پوری خبر شائع کی, جس کے بعد عالم عرب میں بیداری آئی, پھر وہاں کے دوسرے عربی اخبارات نے بھی خبریں شائع کی. الجزیرہ میں کام کرنے والے بہت کم مسلمان ہیں, لیکن پالیسی ان کے ہاتھوں میں ہے, قطر کے ہاتھ میں پالیسی ہے, تو وہاں سچائی پر مبنی خبریں دکھائی جاتی ہے. فلسطین کی خبریں جہاں بھی دنیا میں اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے فلسطین الجزیرہ اس کو دکھاتا ہے. تو آخری بات میں اس حوالے سے کنکلوڈ کروں کہ مسلمانوں کو جرنلزم کے کچھ انسٹیٹیوشن قائم کرنے کی ضرورت ہے, بہت کم ہے. میرا ٹائمز ہے, ملی ڈائجسٹ ہے, 2-4-5 اور ہے, آپ مکتوب میڈیا کو لے لیجیے, ہے نا, کرن انڈیا کو لے لیجیے, یا کوگنیٹ ہے, اس طرح کے ہیں, پر بہت کم ہے. اور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, ریچ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ریچ نہیں ہو پاتی ہے, لوگ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں, اپنی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے, دوسروں کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے, تو اس کو مضبوط پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے مسلم اداروں کے تعلق سے بات کی کہ یہاں پہ کافی مسئلہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پالیسی میکنگ اپنے ہاتھ میں ہو. جیسا کہ میں ملر ٹائمز کے آفس میں آیا, میں نے یہاں پہ دیکھا اسٹوڈیو میں ٹیلی پرامپٹر نہیں ہے, بہت ساری بیسک چیزوں کی کمی ہے. 4-5 سال ہونے لگا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے, جو ہوتا تو شاید اور اچھا سے کام کر پاتے. تو آپ میں چاہوں گا کہ آپ کھل کر کے اس کے اوپر بتائیے آڈینس کے لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کمیونٹی آپ کو فیل کر رہی ہے؟ دیکھیے کمیونٹی کے سامنے ہماری چیزیں ہیں. اب کمیونٹی کو سپورٹ کرنا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, جتنے لوگ ہیں کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری, کیونکہ ہم حقیقت کو مبنی خبروں کو دکھاتے ہیں. اب کمیونٹی کی عوام کی ذمہ داری ہے سپورٹ کرنا. دراصل ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں, دراصل میں نے شروع کیا تھا نا, بعد میں لوگ ساتھ آتے گئے اور معاملہ چلتا گیا. اب اس وقت ملر ٹائمز 4 زبانوں میں ویب سائٹ ہے, اردو, انگریزی, ہندی اور بنگلہ میں ہے, پھر یوٹیوب چینل ہے, سوشل میڈیا ہے, آفس ہے. تو ایک لمبا خرچ بن گیا, مطلب مہینے کا 2.5-3 لاکھ روپے خرچ آ جاتا ہے, اور یہ خرچ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مستقل نظام نہیں ہے, کوئی مستقل سورس کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی آرگنائزیشن پیچھے نہیں ہے. اب یوٹیوب سے جو تھوڑا بہت 40-50 ہزار پر منتھ انکم آتا ہے, وہ بھی کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں, کبھی قرض لے کر کے, زیادہ تر تو قرض میں معاملہ ہوتا ہے. کبھی ملر ٹائمز پہ 3-4 لاکھ روپے کا قرض ہے, اکثر مہینے قرض لے کر کے سیلری دینی پڑتی ہے. تو ایک ایشوز ہے ہمارے یہاں, بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. آپ نے ٹیلی پرامپٹر کا ذکر کیا, ابھی آفس میں کچھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے اسٹوڈیو میں لائٹ کی ضرورت ہے, کرسیوں کی ضرورت ہے. تو ایک ایشوز ہے, لیکن ہم لوگوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کام کرنا, کام کر کے دکھانا ہے. ضرورت ہے, موقع ہی نہیں ملتا کہ اپنے مسائل پر ہم توجہ دیں. کہ آفس میں اچھی کرسیاں نہیں ہیں, آفس میں اچھا انتظام نہیں ہے. اچھا لوگوں کو باہر لگتا ہے کہ ملر ٹائمز کی بہت زیادہ خبریں آتی ہے, ملر ٹائمز بہت زیادہ اپڈیٹ کرتا ہے, ملر ٹائمز جہاں بھی اہم موقع ہوتا ہے وہاں ملر ٹائمز پہنچ کے کوشش کرتا ہے پہنچنے کی, جانے کی, گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ لاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے پیچھے وہ ہے. کسی کا آپ انٹرویو لے لیں گے تو لوگوں کو لگے کہ یہی ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو شاید ایسا بھی کمیونٹی کو لگتا ہو. تو یہ سارے حالات ہیں. اب یہ ہمارے ویورز کی, ہمارے ناظرین کی ذمہ داری ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم انہیں صحیح خبریں دکھا رہے ہیں تو انہیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں مسئلہ کہ ہمارے یہاں ایک روزنامہ انقلاب ہے, اس کی قیمت 5 سے 6 روپے ہو گئی ہے. آپ یہاں
कीमत 5 रुपए, जुमा को 6 रुपए की कीमत होती है। इंडियन एक्सप्रेस है वो भी आप शायद 10 रुपए का आने लगा था, हिंदू 12-13 रुपए का आने लगा। हर अखबार की कीमत, अब एक अखबार पढ़ने के लिए रोजाना लोग 5 रुपए अदा करते हैं, लेकिन मिल्लत टाइम्स को रोजाना लोग 5 रुपया भी नहीं देना चाहते। हालांकि मिल्लत टाइम्स पर यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, ट्विटर से भी इस्तेफादा करते हैं, वेबसाइट पर हमारी खबरें भी पढ़ते हैं, उर्दू में भी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला में भी। लेकिन इसके बावजूद अगर उनसे हम मांगे कि आप सिर्फ रोजाना का 5 रुपया हमें दे दीजिए, तो वो देने को तैयार नहीं होते हैं। कि मतलब हमने लोगों से कोशिश की, अब ज्यादा नहीं, हर महीने सिर्फ 100 रुपये हमें दे दीजिए, काफी हो जाएगा। बट इतना भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कम्युनिटी को, मिल्लत टाइम्स हो, इस तरह के जितने सारे है इंस्टीट्यूशन है, मीडिया हाउसेस है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे मैं खास तौर से अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो हमारे इदारे हैं, जो जर्नलिज्म के जो खास तौर से इदारे हैं, ये सिर्फ एक इदारा नहीं है बल्कि उम्मत का बेटा की हैसियत से काम कर रहा है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी किस तरह से परवरिश और बर्दाश्त हो सके, उसको किस तरह से पूरा किया जा सके, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको करें और उस पर बात भी करें। ओके, इससे हट करके एक और चीज मैं आपसे, जैसे कि मैंने देखा है कि सिविल सोसाइटी से काफी ज्यादा आपको सपोर्ट मिला। इसमें दो चीज है, एक तो ये है कि क्या आपका खुद का कैरेक्टर और किरदार ऐसा है जिस वजह से आपको सपोर्ट मिला, या मुस्लिम जर्नलिस्टों को इस तरह सपोर्ट मिलता है? मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो लोग सपोर्ट करते हैं। अब ये कि किसकी रीच कहाँ तक है या किसका काम कितना है। मिल्लत टाइम्स को आपने ट्विटर पर देखा होगा, काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि मिल्लत टाइम्स को पिछले 1 सालों में ट्विटर पर अच्छी खासी मकबूलियत मिली, हमारे फॉलोवर्स भी बढ़े हैं। खुद मिल्लत टाइम्स का जो हैंडल है उसके 80,000 से ऊपर अब है, खुद मेरे भी हैं। तो मेरे ख्याल में मिल्लत टाइम्स की चीजें उनकी नजरों में है, और जब वो चीजें गई है तो उन्होंने सपोर्ट किया। उनको लगता है कि मिल्लत टाइम्स एक सही है, काम कर रहा है। पिछले 5-6 सालों का हमारा जो कैरियर है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो काम है, सबके सामने मौजूद है कि हमने किस तरह काम किया है, हमने ईमानदारी से कितना काम किया है, हमने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, कभी किसी से पैसा हमने नहीं मांगा, और ना हमने कभी हकीकत पर अपनी खिलाफ की खबर छापी, हमेशा हमने सच छापा है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा थंबनेल लगा देते हैं, गलत चीजों को दिखाते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। मिल्लत टाइम्स पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पिछले 5-6 सालों की अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछेंगे कि पिछले 5-6 सालों में आपका अचीवमेंट क्या है, तो मेरा यही जवाब होगा कि हमने लोगों का ट्रस्ट जीता है एक मीडिया हाउस के लिए। और आज की तारीख में जब इल्जाम लगता है मोदी मीडिया, फेक न्यूज, तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोग आप पर ट्रस्ट करने लगे, भरोसा करने लगे कि मिल्लत टाइम्स की खबर है। हालांकि मिल्लत टाइम्स को भी ब्लू टिक तक नहीं मिला ट्विटर या फेसबुक पर। इन सब के बावजूद आवाम ने हमें ब्लू टिक दिया है, आवाम का हम पर ट्रस्ट है, और इसी ट्रस्ट और भरोसे की वजह से आवाम का, सब लोगों का हमें सपोर्ट मिला, और सब लोगों के हम शुक्रगुजार भी है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ट्विटर के अलावा भी बड़ी तादाद में लोगों का फोन किया, जो मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, मिली रहनुमा है, या सिविल सोसाइटी है, या जानने वाले हैं, सब लोगों का सपोर्ट मिला। उनके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि ये लोग मेरी ताकत है, मेरा सहारा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मुल्क के जो हालात हैं, चूंकि आपका काफी ज्यादा सफर होता है, आप टेस्ट पे होते हैं, तो आपको सारी जगह की न्यूज मिलती है, तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, और अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभाए तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मुल्क के हालात तो खराब होते जा रहे हैं, और मुल्क में एक तरह से बना दिया गया है कि जो 85% कह लीजिए, 80% कह लीजिए, तो 80% को खतरा लायक है 15% मुसलमानों से। ये मुल्क एक माहौल बना दिया गया है कि जो 15% मुसलमान है, खतरनाक है, दहशतगर्द है, ये तुम्हें किसी भी वक्त खत्म कर देंगे। लिहाजा अगर तुम्हें अच्छी तरह जिंदगी गुजारनी हिंदुस्तान में, तो तुम इस 15% को खत्म कर दो। ये हमेशा इसको डिस्टर्ब रखो, परेशान रखो, एक माहौल बना देगा। उसके लिए हमेशा मुसलमानों को परेशान रखा जाता है। आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों को डिस्टर्ब रखा गया कि मुसलमान कहीं अच्छी तरह बिजनेस न कर सके, कोई अपना इदारा कायम न कर सके, तालीम हासिल न कर सके, जहनी तौर पर। और इस सरकार में इस सिलसिले को और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले दूसरे रास्ते से होता था, अब सीधा सीधा अटैक होने लगा है। बाबरी मस्जिद का मसला हमारे देश में बहुत बड़ा था, लोगों को लगा बाबरी मस्जिद का इशू बंद हो जाएगा, इसलिए मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट भी कर लिया, ऐसा चाहते हुए भी कि फैसला हमारे खिलाफ है, हमारे हक में नहीं है, दलाल के खिलाफ है। लेकिन लगा कि शायद इसको बहुत सुकून हो जाएगा, लेकिन वही नहीं हुआ। अब दोबारा से ज्ञान वापी का मसला और 30,000 मस्जिदों का मामला है, मामला चलता जा रहा है। कोर्ट का जो अदलिया की जो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। 1991 का वर्षिप एक्ट मौजूद है, उसके मुताबिक कोर्ट में इस अर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब कोर्ट ने भी कानून के खिलाफ काम किया। तो मुल्क में कई सारी जो एक्टिविटीज है वो कानून के खिलाफ हो रहा है, और जब कानून पर अमल नहीं होता है तो वहाँ जंगल राज होता है, अनारकी फैलती है, और मुल्क खराब होता है, बाहर से लोगों का इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो मुल्क
की मैशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नुकसान मुसलमानों का नहीं होने वाला, मुसलमान तो 15% है, नुकसान देश का होगा, और जब देश का नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा। अभी जैसे फॉरेन कंट्रीज में या मुस्लिम ममालिक में जिस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, इससे नुकसान देश का हो रहा है, मुसलमानों का नहीं हो रहा है। यहाँ का नुकसान हो रहा है, यहाँ की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, यहाँ के लोग जो बाहर जॉब करते हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो देश का नुकसान है, और लोगों को समझना चाहिए कि वक्ती तौर पर वो खुश है, क्योंकि एक मिजाज बना दिया कि मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचती है, हिंदुस्तान में तकलीफ पहुंची या अमेरिका में पहुंचे या सऊदी अरब में पहुंचे, उनको जहनी तौर पर इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है कि मुसलमान प्रॉब्लम में है। लेकिन इस प्रॉब्लम से परेशानी उनकी बढ़ती है, तो इस जहनीत को खत्म करनी चाहिए। बकिया वक्ती तौर पर परेशानी, हालात अच्छे होंगे, हर उरूज को जवाल है, हर परेशानी का एक इख्तिताम है। औरंगजेब क्या बोलते हैं, चंगेज खान से कोई बड़ा जालिम नहीं आया जिसने मुसलमानों को बिल्कुल ताराज किया हो, तबाह किया हो, लेकिन उसका भी खात्मा हुआ और उसकी पूरी की पूरी फौज ने इस्लाम कबूल कर लिया। जो इस्लाम के दुश्मन थे वही इस्लाम के दीवाने बन गए। तो तारीख बदलती है, तारीख करवट लेती है। अगर हम नहीं रहेंगे, कोई दूसरी कौम आकर के इस्लाम की खिदमत करेगी। हो सकता है मुसलमानों का खात्मा हो जाए, हमारे अमाल अच्छे न हो, लेकिन इस्लाम रहेगा, इस्लाम गालिब आएगा और इस्लाम का सिलसिला बढ़ता रहेगा। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। तो बस मुसलमानों को हौसला के साथ जीने की जरूरत है, मुजाहमत करने की जरूरत है, सड़कों पर आकर के पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। मुसलमानों को अपना फर्ज निभाना चाहिए, डर और खौफ अपने दिलों में पैदा नहीं करना चाहिए। बस यही कहूंगा। तो हमारी बात हो रही थी शम्स तबरेज कासमी साहब से, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से हक की आवाज बुलंद करने के लिए, इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस उनको जो है परेशान कर रही है, उनके ऊपर FIR करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने बहुत ज्यादा दर्दमंदी के साथ मुल्क के हालात के ऊपर बात की और ये बताया कि अगर गवर्नमेंट और अदलिया अपना काम सही से नहीं करेगी तो मुल्क तबाही के किस दहाने पर पहुंच जाएगा। तो इस वक्त इस खास गुफ्तगू में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बात। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मिली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ये मजलूमों की, गरीबों की, मुसलमानों की आवाज उठाता है। मेरा और मिला टाइम्स की जानिब से पूरा सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।